My dear students, today we will going to start new chapter our 7 Gupta Age and other rulers. Okay, so now firstly we will read this chapter then explain it. Okay, in the 3rd century, an impressive Gupta dynasty was established in Magad. Gupta dynasty established political entity, peace and security in India, which brought unprecedented prosperity. Thus, Gupta age is called Golden Age of India. Golden age means best progress of all the people. The Gupta ruler gave peace and prosperity to the people, which has even been appreciated from foreign travel also. Gupta emperors were creators of Golden Age. इसमें क्या था बेटा, जो हमारा चैप्टर है ये गुप्त एज का है, मतलब गुप्त युग जो था और उसके जो अदर रूलर्स थे, जो अन्य शासक थे, उसके बारे में है। इसमें क्या था, जब 3rd सेंचुरी हुई थी ना, 3rd सेंचुरी में मगध में एक प्रभावशाली गुप्त वंश की स्थापना हुई। वहां पे गुप्त वंश का शासन हुआ। गुप्त वंश में भारत में क्या था, जब गुप्त वंश आया था तो भारत में राजनीतिक एकता, शांति और सुरक्षा स्थापित की। जब गुप्त वंश का समय था तो भारत में क्या था, शांति थी, एकता थी, सुरक्षा स्थापित की थी। इसके पहले समृद्धि आई। और जो गुप्त युग था उसमें लोगों को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता था। स्वर्ण युग अर्थात क्या माना जाता है, देश की जो पूरी जो प्रजा थी वो बहुत ज्यादा प्रगति करे, आगे बढ़े, प्रॉस्पेरिटी हासिल करे। जो गुप्त सम्राट थे लोगों को शांति और समृद्धि को प्रॉस्पेरिटी उन्होंने दी, जिसकी प्रशंसा जो थी विदेशी जो फॉरेन ट्रैवलर थे उन्होंने भी की। गुप्त युग में क्या होता है, गुप्त एज में स्वर्ण युग के गुप्त सम्राटों का सृजनात्मक उनकी जो सोच थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, अब आपका है चंद्रगुप्त 1। Sri Gupta was the founder of the Gupta dynasty in the kingdom of Magad. His son's name was Ghatotch. Chandragupta first 319 AD succeeded the Patliputra as the successor of the king Ghatotch. The married Kumar Devi, who was a girl of powerful Lichavi tribe. He extended boundaries of Magad by conquering nearby places like Prayagraj, Allahabad, Saket, Ayodhya. We assumed glorious title of महाराजाधीराज। इसका मतलब है महाधीराज। ठीक है, इनको टाइटल के नाम से जाना गया, महाधीराज के नाम से। ठीक है, in place of Maharaj. In order to show his power and reputation, he started gold coins. Since the accession of the coronation, he started Gupta Samvat. Vallavi rules of Saurashtra also accepted Gupta Samvat. Due to initiations of Gupta Samvat, the arrangement of historical events according the dateline was made possible in the history of the India. अब इसमें इस पैराग्राफ में क्या है बच्चों, जब मगध में जब गुप्त वंश का जब डायनेस्टी का शासन था, वहां के जो स्थापक थे जिन्होंने गुप्त वंश की स्टैब्लिश किया था, वहां पे जो फाउंडर्स थे मगध साम्राज्य में गुप्त वंश के, उनके पुत्र का नाम क्या था, घटोत्कच। घटोत्कच जो थे वो गुप्त वंश के बहुत ही अच्छे शासक में माने जाते थे। और वो चंद्रगुप्त जो फर्स्ट हैं वो 319 ईस्वी में वो पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठे थे। और उन्होंने क्या किया था, एक शक्तिशाली लिच्छवी जाति की कन्या कुमार देवी के साथ उन्होंने अपना विवाह कर लिया था। लिच्छवी की सहायता से उन्होंने मगध का पूरा उसके साम्राज्य का क्या किया, एक्सटेंशन किया, उसका विस्तार किया।
ठीक है। उसने मगध के पास वाले जो क्षेत्र थे लाइक दिस प्रयागराज जिसको हम इलाहाबाद के नाम से जानते हैं, देन साकेत, अयोध्या, ये सब इन सबको उन्होंने जीत करके उन्होंने अपना मगध राज्य को पूरा एक्सटेंड कर दिया, यानी कि उसका विस्तार कर लिया। उसके अलावा उन्होंने महाराज के बदले उन्होंने कौन सा पद रखा था? महाधिराज जैसे गौरवशाली पदवी धारण की थी। महाराज के अलावा महाधिराज जैसे जो उनको ये गौरवशाली पदवी जानी जाती थी, एक रेपुटेशन था ये लोगों का, उसमें एक ग्लोरियस टाइटल दी जाती थी। ठीक है। उन्हें अपनी सत्ता और प्रतिष्ठा को, जो उनकी जो पावर थी और उनकी जो रेपुटेशन थी उसको उन्होंने बढ़ाने के लिए, उसको और भी प्रॉस्पेरिटी हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया? गोल्ड के कॉइन्स बनवाए थे। देन सिंस द एक्सेशन ऑफ द कोरोनेशन स्टार्ट द गुप्त संवत। उसके अलावा उनका जब राज्याभिषेक हुआ था चंद्रगुप्त फर्स्ट का, उसके साथ इन्होंने गुप्त वंश का जो संवत प्रारंभ होता है ना, संवत एक टाइम पीरियड होता है, उसको गुप्त वंश का संवत प्रारंभ किया था। सौराष्ट्र में वल्लभी राज्य के जो शासक थे इस गुप्त संवत को स्वीकार किया था, और सौराष्ट्र में भी जो वल्लभी राज्य के जो शासक लोग थे उन्होंने भी इस संवत को, गुप्त जो संवत था उसको एक्सेप्ट किया था। ठीक है। देन गुप्त वंश के जो प्रारंभ के कारण जो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके कारण जो हिंद के जो इतिहास में जो अपना जो हिस्ट्री है उसमें क्या है, उसके जो मतलब टाइम पीरियड का जो हम काउंटिंग करते हैं और कालक्रम का, उसके अकॉर्डिंग ऐतिहासिक घटनाओं का भी क्रम दिया गया है। ठीक है। देन है आपका एम्परर समुद्रगुप्त। उसके बाद कौन आता है? समुद्रगुप्त। ओके। समुद्रगुप्त ने क्या किया था? आफ्टर चंद्रगुप्त ही मैजिस्ट्रेटिक सन समुद्रगुप्त केम टू पावर। इंफॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्त टाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पिलर inscriptions of Prayagraj, Prayag Parsi and his coins. This Parasati has been composed by royal poet Hari Singh. He describes the victories and cultural achievements of Samudragupta. In very short time, he made his triumphant journey from northern states to the Kushan rule of Afghanistan. He defeated about 12 kings in south. After defeating these kings, he restored them wisely. He restored their kingdoms, governors and officials were appointed to run the administration of the state. Okay? अब चंद्रगुप्त फर्स्ट जो हुए थे, उनके बाद जो उनके पुत्र थे समुद्रगुप्त, वो राजगद्दी पे एस्टेब्लिश्ड हुए, वो वहां के पावरफुल राजा बने। उसके बाद समुद्रगुप्त के समय में जो उनके टाइम पीरियड में क्या था, जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसके अकॉर्डिंग क्या है बेटा, जो प्रयागराज के जो स्तंभ है ना, जो लेख प्रयाग प्रशस्ति या उनके सिक्के पर भी से मिलती है। यह जो प्रशस्ति थी वो राजकवि प्रशस्ति, प्रयाग की जो प्रशस्ति थी राजकवि हरिशेन ने की थी। एक पोएट थे उस टाइम, उनके राज के दरबार के कवि थे हरिशेन, उन्होंने की थी। उसमें सम्राट समुद्रगुप्त ने दिग्विजयों और सांस्कृतिक उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। तो उसमें क्या अचीवमेंट जो समुद्रगुप्त ने जो हासिल की थी, पारसी हैज कंपोज्ड बाय द रॉयल पोएट हरिसेन ने जो डिस्क्राइब किया था विक्ट्रीज और उसके कल्चर्स का, कि उसके उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां यानी कि जो कल्चर से रिलेटेड जो अचीवमेंट थी उसको, उसके बारे में, और जो उसमें जो विक्टोरियस मतलब जो विजय की जो गाथाएं होती थी उसके बारे में उनकी जो लिखी उन्होंने पोएट, उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है। उन्होंने बहुत ही कम समय में उन्होंने उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने अधिकांश राज्यों में अपना विजय हासिल कर ली थी। इसके साथ उन्होंने अफगानिस्तान के जो कुषाण शासक तक विजय प्राप्त कर ली थी। फिर उन्होंने दक्षिण में, साउथ में जाकर उन्होंने क्या किया था, साउथ में उन्होंने, साउथ इंडिया में लगभग 12, मोस्टली कितने थे, लगभग 12 स्टेट थे जिसपे उन्होंने अपने अधीन कर लिया था और उसको हरा दिया था। उन्होंने उन सारे स्टेट को हराकर उसको हड़पने की जगह, मतलब उसको अपने ऑक्यूपाइड करने की जगह उन्होंने उसमें क्या किया था, उन्होंने अपने अंतर्गत उसको फिर से उसको स्टैब्लिश कर दिया वहीं पे।
राज्य का प्रशासन चलाने के लिए राज्यपालों की नियुक्ति भी की गई थी और अधिकारियों की भी नियुक्ति की गई थी। गवर्नर्स अपॉइंट किए थे, ऑफिशियल्स जो वर्कर थे वो अपॉइंट किए गए थे, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस जो है स्टेट में बिल्कुल सही ढंग से चलाई जा सके। ठीक है, ओके। देन है आपका समुद्रगुप्त was a great conqueror and the cultural emperor. His literary achievement and his character were notable. He composed many poems and got the title of Kaviraj. Unfortunately, not even the single poem of his is available today. One coin shows Samudragupta playing veena, which shows his love for music. अब समुद्रगुप्त जो थे वो क्या थे? एक ग्रेट कॉन्कर एंड कल्चरल एम्परर थे, मतलब एक विजेता थे। ग्रेट कॉन्कर मतलब एक ग्रेट विजेता थे और एक संस्कारी कल्चरल एम्परर थे, मतलब संस्कारी राजा थे। उनकी जो लिटरेसी अचीवमेंट थी, जो साहित्य की उपलब्धियां थी, एंड हिज कैरेक्टर वर नोटेबल, और उनका जो चरित्र था, उनका जो कैरेक्टर था उसको भी नोट डाउन किया गया क्योंकि बहुत ही अच्छा था, उल्लेखनीय माना जाता है। देन उन्होंने अनेक काव्यों की रचना की, तो उन्होंने बहुत सारे पोयम भी कंपोज किए थे, जिससे उनको टाइटल दिया गया था कविराज का, यानी कि कविराज की उनको उपाधि दी गई थी, टाइटल दिया गया था। लेकिन क्या होता, बट जो अनफॉर्चुनेटली क्या होता है, बट दुर्भाग्यवश क्या हो जाता है, आज उनका एक भी काव्य नहीं मिलता है किसी रीजन से। अनफॉर्चुनेटली नॉट इवन अ सिंगल पोयम ऑफ हिज अवेलेबल टुडे। आज के समय में उनकी एक भी काव्य नहीं मिलती है। देन वन कॉइन शो समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा विच शोज हिज लव ऑफ म्यूजिक। देन एक सिक्के में जो समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिससे ये प्रूफ होता है कि वे संगीत के बहुत बड़े प्रेमी थे। ओके, देन आपका लास्ट है ड्यूरिंग हिज रीजन मैनी टेम्पल्स, monasteries and Jain temples were constructed. He performed Ashwamedh Yagya. In his regard, he had got coins made. He collected scholars in his court and created high-quality literature. Scholars wanted his and he wanted scholars' companionship. He encouraged Hinduism. He embraced social customs. Samudragupta's positions in the history is unequal and significant. He was the creator of the importance of the Gupta Empire. अब क्या हुआ था उनके पीरियड में, गुप्त वंश के शासनकाल में, समुद्रगुप्त के समय में अनेक मंदिर बनाए गए थे, मोनेस्ट्रीज बनाए गए थे, मीन्स बौद्ध विहार बनाए गए थे, जैन टेम्पल्स भी बनाए गए थे। उसके अलावा उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उनके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सिक्के भी बनवाए थे। उन्होंने अपने दरबार में विद्वानों, जो बहुत ब्रिलियंट जो स्कॉलर्स थे, उनको अपने जो उनकी जो कोर्ट थी उसमें सबको एक साथ एकत्रित करके उनको उच्च प्रकार के साहित्य का उन्होंने सर्जन भी करवाया था। मतलब एक ग्रेट हाई क्वालिटी का उन्होंने अपने कोर्ट में कलेक्ट स्कॉलर्स का एक सभा आयोजित करवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने जो स्कॉलर्स थे, जो ज्ञानी थे, नॉलेजेबल जो पर्सन्स थे, उनको भी संगीत चाहते थे। उन्होंने हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे वर्क किए, एंड ही ऑलवेज डू द सोशल रिलेटेड वर्क एंड कल्चरल वर्क, उसको भी उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड जो एंशियंट इंडिया में जो हिस्ट्री, इंडिया की जो हिस्ट्री है, वो समुद्रगुप्त के स्थान पे विशिष्ट और उल्लेखनीय मानी जाती है। वे क्या होता है, ही वाज अ क्रिएटर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ गुप्त एम्पायर। वे गुप्त काल के गुप्त साम्राज्य महानता के सर्जक थे। ठीक है, देन देखिए बेटा, ये पिक्चर दी गई है कौन-सा गुप्त एज। देन आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट चंद्रगुप्त सेकंड मीन्स विक्रमादित्य। अब आपका विक्रमादित्य, इसमें क्या, समुद्रगुप्त डाइड, अब समुद्रगुप्त की मौत हो जाती, समुद्रगुप्त died. In his place, Chandragupta II came to the throne. He not only successfully preserved the great legacy of his father, which he inherited, but also expanded the empire by conquering some of the regions. Chandragupta II was the most talented ruler of Gupta dynasty.
The boundaries of his empire extend up to Shak kingdom. He attacked Gujarat and ended the Shak Kshatrapa dynasty. In memory of this victory, he adopted the title of Sakhri. He was also called Vikramaditya. अब क्या था बेटा, समुद्रगुप्त की डेथ हो जाती है, उनकी मौत हो जाती है। फिर उनकी जगह पे चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पे बैठते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय मतलब सेकंड मतलब विक्रमादित्य गद्दी पे बैठते हैं। वो अपने पिता के द्वारा जो उनको विशाल जो साम्राज्य मिलता है, बहुत ग्रेट एम्पायर होता है ना उनका, बहुत बड़ा साम्राज्य जो मिलता है इनहेरिटेड मतलब विरासत में जो उनको साम्राज्य जो मिलता है, उसको सक्सेसफुली उसको संचालित किया जाए, इसकी भी बहुत ही उसके भी लिए बहुत सारी कोशिश की गई थी। He preserved a great legacy of his father which is inherited but also expanded the empire by conquering some of the region. अपने पिता के द्वारा मिला विशाल साम्राज्य जो था उसे सफलतापूर्वक उन्होंने चलाया विक्रमादित्य ने। इतना ही नहीं, उन्होंने कई विजय करके साम्राज्य को और भी एक्सटेंड किया, उन्होंने और भी बहुत सारी विजय की और अपना जो साम्राज्य था उसको और भी बढ़ाया। चंद्रगुप्त जो सेकंड थे उसके बाद गुप्त वंश के सबसे प्रभावशाली शासक माने जाते थे। उनके साम्राज्य में क्या था, उनके एम्पायर में, उनके साम्राज्य में उनकी जो सीमा थी वहां पे शक राज्य तक फैली हुई थी। एक स्टेट था शक राज्य का, वहां तक फैली हुई थी। देन उन्होंने गुजरात में के ऊपर आक्रमण करके शक क्षत्रप वंश का अंत कर दिया। गुजरात में उस समय शक क्षत्रप वंश का शासन था। विक्रमादित्य ने वहां पे आक्रमण करके गुजरात में शक क्षत्रप वंश का एंड कर दिया। इस विक्ट्री के बाद इस विक्ट्री की याद की जाती है और शाकरी उपाधि धारण किया उन्होंने। जब उन्होंने शक क्षत्रप वंश का अंत कर दिया तो इस विजय को यादगार बनाने के लिए उनको कौन सा टाइटल दिया गया था, शाकरी। उनको शाकरी की उनका टाइटल दिया गया था। उन्होंने विक्रमादित्य भी, इसलिए उनको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ओके, देन है आपका he increased his military power by establishing marital relation with the powerful kingdoms to remove Shak Kshatrapo who had been ruling since 300 years. These measures proved to be very helpful in increasing his empire and defeating his enemies. New territories won by him were very important. They obtained the rich kingdoms of Gujarat and Saurashtra, the prosperous ports of Bhari Guch यानी कि भरूच and Stamtirth यानी कि खंभात, and as a result maritime trade of state increased and Gupta king became owner of the intangible property. अब क्या हुआ बेटा, इसमें उन्होंने समुद्रगुप्त जो थे, उसके बाद विक्रमादित्य का शासन आया। विक्रमादित्य ने उन्होंने 300 वर्ष तक जमाए जो शक क्षत्रपों को हटाने के लिए शक्तिशाली राज्यों के साथ विवाह संबंध करके अपने सैन्य बल को बढ़ा दिया। जो शक्तिशाली जो शक क्षत्रप थे उनको हटाना इतना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने एक शक्तिशाली जो स्टेट था, पावरफुल जो स्टेट था, वहां की एक लड़की से उन्होंने शादी कर ली, उससे अपनी आर्मी की जो पावर थी उसको और बढ़ा लिया। ठीक है, शादी करने के बाद उन्होंने अपने जो उनका जो एम्पायर था उसको और भी उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और उन्होंने जो उनके एनिमीज थे, उनके जो दुश्मन थे, उसको हराने में उसको मतलब उनकी बहुत हेल्प मिली। नए जीते प्रदेश महत्वपूर्ण थे, जो नए जिन्होंने नए स्टेटों पे नए फील्ड में जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। गुजरात और सौराष्ट्र में जो समृद्ध प्रदेश जो भृगु कच्छ कहलाता है, जो कि आजकल हम उसको भरूच के नाम से जाने जाते हैं, और स्तंभ तीर्थ जो खंभात है, वो उसमें जो बंदरगाह थे, प्रोस्पेरस पोर्ट जो वहां पे मतलब पोर्ट थे, जो चालू जो पोर्ट जो वहां पे स्टार्ट किए गए थे, वो गुप्त साम्राज्य को मिल गए। इसका रिजल्ट क्या है, जो समुद्री व्यापार होता था वो अधिक बढ़ गया और गुप्त राजा जो उनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी होगी, बहुत सारी संपत्ति के वो मालिक बन गए। ठीक है, देन है आपका फाइन चाइनीज पिलीग्रिम। अब ये क्या है बेटा आपका
when Chinese pilgrims in the time of Chandragupta II praised administration and prosperity of Gupta Empire. Though Chandragupta II was a Vaishnav, he had great respect for other religions. His army's chief, Amrakardev was Buddhist and his state minister, Varsan, was a Shiv. Many monasteries were there capital, in a capital, पाटलिपुत्र. अब इसमें क्या था बेटा, अब ये जो है चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में क्या था, चाइनीज जो पिलिग्रिम्स थे, यानी कि पिलिग्रिम्स में जो चाइनीज जो ट्रैवलर्स थे, वो फहियान एक जगह है, यात्री फहियान के गुप्त स्टेट में आए थे चंद्रगुप्त के समय में, और गुप्त साम्राज्य की जो प्रॉस्पेरिटी थी उसकी उन्होंने बहुत ही प्रशंसा की थी. चंद्रगुप्त सेकंड जो थे वो वैष्णव धर्म में होने के कारण कि वो मतलब वैष्णव धर्म को बहुत मानते थे, पर इसके बावजूद उन्होंने जो दूसरे धर्म थे उसको भी उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दिया था. उनके जो सेनापति आम्रकार देव थे, वो बौद्ध धर्मी थे, और जो राज्य मंत्री थे उनके वर्षेन वो शैव धर्मी थे, यानी कि एक बौद्ध धर्म के थे और दूसरे शिव धर्म के थे. जो राजधानी पाटलिपुत्र में भी उनके अनेक बौद्ध मठ हैं, ठीक है, जो कि उनके द्वारा बनवाए गए हैं. Because of cultural achievement achieved during his reign, the Gupta age could become the golden age. He was the patron of the scholars and poets. He great Sanskrit poet and playwright Kalidas was his royal poet. Dhanvantri was his royal vidya. James, like scientist Varamihir, Vittal Bhatt, writer of Amar Kosh, Amar Singh, etc., used to adorn the court. During his rule, sculpture and drawing developed. Many of art pavilion of Ajanta caves were made during his time. He built a number of Buddhist monasteries in the capital Patliputra. Mehrauli iron pillar near Delhi was made during his reign, which has not rusted for centuries despite being the heat and rain. क्योंकि क्या हुआ था, जब जो हमारी उनके जो चंद्रगुप्त के सेकंड के टाइम, मतलब विक्रमादित्य के शासन के टाइम में संस्कृति जो उनकी कल्चरल अचीवमेंट थी, उसके कारण क्या हुआ था, गुप्त युग जो है वो गोल्डन एज के नाम से जाना जाने लगा था. अनेक सारे जो पैट्रॉन थे, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे एंड पोएट्स थे, स्कॉलर्स और पोएट्स जो थे उस टाइम में, वो भी उनको जो विक्रमादित्य ने उन लोगों को भी अपने यहाँ आश्रय दिया था, उनको पैट्रॉन मतलब आश्रय दिया था उनको, ठीक है, उनको अपने यहाँ अपने दरबार में रखा था. इसके अलावा जो धनवंतरी उनके जो राज्यवैद्य थे, और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक जो साइंटिस्ट थे, वारामिहिर, वैताल भट्ट, अमरकेश के रचयिता अमर सिंह जैसे ये सारे जो रत्न थे वो राज दरबार में सब शोभित होते थे, सब उनके राज दरबार में मौजूद थे. एंड उन्हीं के टाइम में क्या था, साथ ही साथ उन्होंने शिल्प की कला, स्थापत्य की कला और जो चित्रकला से, ड्राइंग से रिलेटेड बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स बनाए गए, उसका विकास हुआ. अजंता के कई जो हैं, जो इतनी अच्छी जो मंडप बनाए गए, इतनी अच्छी कलाकारी उसमें की गई है उस समय में कि लोग उसको देखते ही इतने आश्चर्यचकित हो जाते हैं. उन्होंने जो राजधानी उनकी पाटलिपुत्र जो थे, वहां पे भी उन्होंने अनेक बौद्ध मठ की स्थापना बनवाए हैं, बौद्ध मठ. इसके अलावा उन्होंने दिल्ली के पास महरौली का जो लौह स्तंभ है उनके समय में भी बना था, और जो सदियों से गर्मी और वर्षा के बाद भी जंग रहित रखा है, मतलब उसमें जंग नहीं लगती है. जो दिल्ली के पास जो महरौली में जो लोहे का जो स्तंभ बनाया गया है ना, वो विक्रमादित्य राजा ने बनाया था, मीन्स चंद्रगुप्त सेकंड ने बनवाया था. उसमें पता है, गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम, उसमें कभी जंग नहीं लगता, चाहे बारिश क्यों ना हो, ठीक है. देन है he made Ujjain his another capital besides Patliputra. He divided the state into different administrative units for running streamlined administration. In the year 414, the great emperor Chandragupta Vikramaditya died.
अब उन्होंने पाटलिपुत्र के अलावा उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। उन्होंने राज्य को अलग अलग मतलब अलग अलग उस पर डिवाइड कर दिया, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन में, अलग अलग प्रशासनिक उसमें, जिससे कि प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से चलाई जा सके। लगभग उन्होंने 414 ईसा पूर्व बीसी में उन्होंने क्या किया था, इनके महान सम्राट जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु हो जाती है। 414 ईयर में ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो जाती है विक्रमादित्य की। देन एंड ऑफ द गुप्त डायनेस्टी लास्ट है। आफ्टर द डेथ ऑफ चंद्रगुप्त सेकंड, हिज मैजेस्टिक सन Kumargupta I came to throne. During his time, some famous caves, Nalanda and some caves of Ajanta were erected. अब देखिए ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है नालंदा यूनिवर्सिटी की एंड सेकंड है केव्स ऑफ अजंता। ये कब बनाया गया था? ये जो सारी गुफाएं हैं ये सब गुप्त एज में बनाई गई थी, गुप्त पीरियड में। अब चंद्रगुप्त सेकंड के बाद उनके जो प्रतापी पुत्र होते हैं, उनके जो ब्रेव पुत्र होते हैं वो कुमारगुप्त होते हैं, वो गद्दी पर बैठे थे कुमारगुप्त, ठीक है, फर्स्ट जो थी। उनके समय में नालंदा का जो प्रसिद्ध नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता वो बनाया गया था। साथ ही साथ जो अजंता की गुफाएं हैं वो भी बनवाई गई थी इन्हीं के समय में। ओके, देन है आफ्टर कुमारगुप्त फर्स्ट हिज ब्रेव सन, अब उनका ब्रेव सन स्कंदगुप्त came to power. He weak rulers of post Skandgupt time could not withstand the onslaught attack of the obsessive and powerful Hunas and Gupt Empire disintegrated in 550 AD. अब कुमारगुप्त फर्स्ट के बाद क्या होता है, उनके जो ब्रेव पुत्र होते हैं स्कंदगुप्त, वो राजगद्दी को संभालते हैं। स्कंदगुप्त के बाद एक बहुत ही वीक रूलर्स कौन होता है, शासक की उम्मीद और शक्तिशाली हुणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। स्कंदगुप्त के बाद जो निर्मल शासक बने, बहुत ही वीक रूलर्स रहे, जिन्होंने जो शक्तिशाली हुणों का जो आक्रमण हुआ था, हुण एक प्रजाति थी, उनका आक्रमण हुआ था, उससे वो उसका सामना नहीं कर पाए और गुप्त साम्राज्य जो था 550 ईस्वी में क्या होता है, वो छिन्न भिन्न हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका अंत हो जाता है। देन है आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त एज। अब एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि गुप्त काल की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गुप्त एज। वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द गुप्त एज फ्रॉम records, smritis and puranas. Accordingly, the governing body was divided into the three sections: central, provisional and local. अब प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी गुप्त एज में? तो गुप्त पीरियड में जो था, अभिलेखों जो समय के जो रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग, स्मृति जो है, पुरानाज, उसके अकॉर्डिंग क्या है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि उस समय की जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी वो कैसी थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है एम्परर वाज द सेंटर ऑफ द गुप्त एडमिनिस्ट्रेशन। ही adopted the title महाराजा धीराज, परम भागवत, महाराजा धीराज और परम भागवत, ये दो तरह की टाइटल उस टाइम दी गई थी। ठीक है, गुप्त वंश में जो एम्परर में जो एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में दो प्रशासनिक तंत्र का केंद्र होता था, उसमें महाराजा धीराज और परम भागवत जैसी टाइटल उनको दिया जाता था। ठीक है, उसको एम्परर को, शासक को। एंड देन इसमें ये नोट आप इतना जानिए, द आर्मी चीफ वाज कॉल्ड महाबलाधिकृत, द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वाज कॉल्ड एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ कॉल महाराजा महाप्रतिहार कहा, महासंधिविधारक, चीफ ऑफ द प्लेसेस एंड गेट्स गार्ड्स वर कॉल्ड महाप्रतिहार, महापिलुपति then was the chief of the cavalry army and chief of the army of the elephants was called Mahapilupati. Pustapal was appointed to take care of the documents of the state. अब प्रशासनिक तंत्र के जो मुख्य, जो मोस्ट, जो इम्पोर्टेंट जो सेनापति होते थे उनको क्या कहा जाता था? जो चीफ होता था आर्मी का उसको महाबलाधिकृत
बलाधिकृत। देन द मिनिस्टर ऑफ द एक्सटर्नल अफेयर्स वाज कॉल्ड द, जो मिनिस्टर होता था महल और द्वार का रक्षक जो कहते हैं उसको महाप्रतिहार कहा जाता था। इस तरह से अलग अलग नाम उस टाइम में दिए गए थे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जो लोग वर्क करते थे प्रशासन को चलाने के लिए। ठीक है। देन यूजली प्रिंस वाज अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द प्रोविंस। ठीक है। कुमार अमात्य एंड कमिश्नर played a major role in the province. The province was called Bhukti, whose head was regional. The province was divided into districts. The district was called Vaishya. A committee was formed at the village level, which included elders, village head, and important adult citizens. Okay बेटा, इसमें क्या है? अब मेन थे आप जो प्रांत में जो थे, जो प्रोविजंस थे, उसमें जो ज्यादातर जो राजकुमार जो थे ज्यादातर वो उनको रखा जाता था। अब जो कुमार अमात्य और जो उनके प्रांत में जो आयुक्त जो मुख्य भूमिका निभाते थे प्रांत मतलब उनके एम्परर में, उनके शासन में, तो उनके प्रांत में उसको भुक्ति कहा जाता था। जिसका मुखिया कौन होता था? वो क्षेत्र का ही होता था। जो उनके प्रोविंस जो उनका जिला था, उसका जो डिस्ट्रिक्ट था, उसको उसमें बांटा जाता था। प्रांत को, जो प्रोविजंस को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया जाता था, जिसको जिले का विषय कहा जाता था, यानी कि उसको डिस्ट्रिक्ट का जिसको विषय कहते थे हम लोग। देन है आपका